तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डे के साथ में, फिर हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। आज की न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में ये लेक्चर आप लोगों ने कैसा सुना है उसका पता चलेगा, यानी कि लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों का टेस्ट होगा और फिर कल का जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसका रिवीजन होगा। तो कुछ ऐसा हमारा पैटर्न चलने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में। आप लोगों को पता है कि कोरोना ने सबकी हालत खस्ती कर रखी है, तो इसके चलते जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया है कि दुनिया में किस तरीके से आप लोग मरीजों की सहायता कर सकते हैं और कैसे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 17 सितंबर जो है यहाँ पर, जो कि आज के दिन यहाँ पर मोदी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है याद रखिएगा इसके बारे में भी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ट्विटर पर सुबह से ट्रेंडिंग चल रही है। मोदी जी का बर्थडे जो है बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें सोसाइटी में आजकल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 17 सितंबर, चलिए तो जोक था, आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड में पेशेंट की जो सेफ्टी है वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मुझे याद आ रहा है कि एक वुमेन थी प्रेग्नेंट साउथ इंडिया में। वो जो वुमेन थी उसको ब्लड की जरूरत थी, तो उसको एक जो HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड उसको दे दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर जो जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। तो इस तरीके की एक्टिविटी कई बार यहाँ पर सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो ये लापरवाही आगे फ्यूचर में न देखने को मिले, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और ज्यादा दुरुस्त बनाने की कोशिश की जाती है, और इसके चलते जो पेशेंट्स है और या फिर जो डॉक्टर हैं वो सबका ध्यान रखा जाता है, और उसके चलते यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बेसिक इसका पर्पज है, प्रिवेंट करने के लिए जो रिस्क रहता है, कोई गलतियां होती है उसको रोकने के लिए। इसी के साथ में जो हेल्थ केयर के जो प्रोविजन है उनको और अच्छे से यहाँ पर सही लेवल पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो स्लोगन है यहाँ पर, सेफ्टी हेल्थ वर्कर सेफ्टी पेशेंट। आप लोग ये देखिए, अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित कोई हेल्थ वर्कर है और वो कई सारे पेशेंट को दवाइयां, खाना या फिर कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई करता है, तो कितने सारे जो मरीज हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिनको कोरोना भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो सेफ्टी होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए हेल्थ वर्कर्स की, और उसके बाद में फिर पेशेंट की सेफ्टी, तो तभी यहाँ पर ये इकट्ठी कर पाएंगे। तो इस तरीके की कुछ थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी कि हेल्थ वर्कर की जो सेफ्टी है वही एक तरीके से जो सेफ्टी है जो पेशेंट की सेफ्टी के साथ में कनेक्ट है। तो दोनों की सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी है, और उसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अब आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जनरल साइंस में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि स्टैटिक पोर्शन भी और करंट भी यहाँ पर कवर होगा इसमें आप लोगों का, यानी कि दोनों से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है, जिसको यहाँ पर आप लोग RCF के नाम से भी जानते हैं, ये एक PSU है, यानी कि जिसको आप लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसके अंडर में ये आती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर अभी एक प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है मेथेनॉल का, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रोम्बे बॉम्बे के अंदर, ठीक है, ट्रोम्बे बॉम्बे, ठीक है, तो ट्रोम्बे यूनिट बॉम्बे, ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि मेथेनॉल के बारे में। तो मेथेनॉल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं CH3OH। केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में। मैंने मेथेनॉल के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं। आप लोगों को बताना है एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है। तो जो यहाँ पर बेसिकली इसकी कैपेसिटी रहने वाली है ये 242, यानी कि 242 मीट्रिक टन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी मेथेनॉल पर डे। जो इंपोर्टिंग मेथनॉल होता है बेसिकली एक तरीके से हमारी कंट्री में जो कंजप्शन किया जाता है, एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। हम आज की डेट में अगर अपने ऊपर डिपेंडेंट यहां पर नजर आएंगे, तो इसी के साथ में दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और अगर हम लोग कुछ अच्छे लेवल पर काम अच्छा कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के बाद में हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कंट्री में दूध के बारे में हम लोग बात करें। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग दूसरी कंट्री से व्यापार किया करते थे, पर लेकिन फिर हमारी कंट्री में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया और आज के डेट में हम चीजों को एक्सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसके चलते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो मेथेनॉल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर पेस्टिसाइड बनाने में, डाई स्टफ बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसकी ओर बढ़ता हुआ हमारी कंट्री का एक कदम आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसके चलते दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। हमारी कंट्री में अगर ये सारी चीजें लगाई जाएंगी तो लोगों के हाथ में जॉब क्रिएट होंगी, लोगों के हाथ में जॉब आएगा और लोगों के हाथ में इंप्लॉयमेंट आएगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा।
और इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, जैसे ही लोगों के हाथ में जॉब आती है तो आप लोग देखिए घर पे जो एक तरीके से जो खासकर लोगों के हाथ में जॉब आती है तो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और जो बच्चों की पिटाई है वो भी कम होती है, आप लोग को नजर आएगी। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पापा खुश रहेंगे तो फिर सारी चीजें घर में सही सही चलेगी, तो बच्चे जो मांगेंगे उनको वही मिलेगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी दुखद खबर आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश आर्य समाज लीडर थे हमारी कंट्री में, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है 80 साल की एज में। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये फेस कर रहे थे, यहाँ पर नाम की जा रही है आर्य समाज के जो लीडर हैं जिनका नाम था स्वामी अग्निवेश साहब। तो ये लीवर सिरोसिस की बीमारी फेस यहाँ पर कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी जान गई है। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर 80 साल की जो एज थी इनकी, इनको यहाँ पर एक तरीके से इनकी जान चली गई। ये यहाँ पर हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी चुने गए थे 1977 में और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। जो हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। इससे पहले इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही हुआ करता था। तो राजीव गांधी जी जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर इसका नाम चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किया गया। पर लेकिन फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट को फील हुआ, अब नई गवर्नमेंट आई यहाँ पर, तो इनको लगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर देना चाहिए, तो फिर से इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर कर दिया गया है। आप लोग कौन सा नाम अच्छा लगता था, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री? तो कौन सा आप लोग को अच्छा लगता था, HRD या फिर EM? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इनकी जो पोस्ट रही है तो किस किस के लिए सर्व किए, यहाँ पर तो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर भी ये सर्व किए हैं। नेक्स्ट इसी के साथ में यहाँ पर सर्वदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा, जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के लिए भी यहाँ पर ये जाने जाते थे। इसी के जो एक तरीके से हाईएस्ट बॉडी है यहाँ पर आर्य समाज मूवमेंट की। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड के कंटेम्परेरी जो फंड होता है ऑफ स्लेवरी, तो उसके भी यहाँ पर चेयरपर्सन रहे 1994 से लेके 2004 तक का। इसी के साथ में यहाँ पर जो बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट है 1981 में यहाँ पर ये, इसी के साथ में इसके साथ में भी यहाँ पर ये जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके द्वारा ये फाउंड किया गया है, जुड़े नहीं रहे, बेसिकली फाउंड भी इनके द्वारा किया गया है, ठीक है, 1981 में। और इसी के साथ में जो बाउंडेड जो लेबर होती है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब सोसाइटी में कई बार कैसा होता है, कई सारे पर्सन को उसके उधार देकर उसको अपने घर पर बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटी कई बार देखने को मिलती है। तो उसको रोकने के लिए भी इन्होंने काफी आवाज उठाई है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा इनके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये आसियान मेंबर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आसियान मेंबर का जो समूह है, इंडिया की उसके साथ में रिलेशन कितनी अच्छी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री के साथ में इनके व्यापार के बारे में या फिर इनसे कनेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट के बारे में बात की जाती है। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर आसियान के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में मीटिंग की गई, जिसको आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग यहाँ पर बोला गया। ये को चेयर की गई हमारी कंट्री के साथ में मिलकर थाईलैंड के द्वारा, यानी कि थाईलैंड और इंडिया के द्वारा मिलकर इसको को चेयर किया गया। तो यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे थे सारी कंट्री के, आसियान कंट्री के, तो इनके द्वारा क्या क्या चीजों को रिव्यू किया गया। तो उससे पहले आप लोग आसियान के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आसियान जो ग्रुप है यहाँ पर टोटल मिलाकर इसके अंदर 10 कंट्री हैं। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखेंगे, 2009 में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी कंट्री जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, इसी के साथ में लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और जेरूसलम, सॉरी थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड नहीं फिलीपीन, ओके। जेरूसलम कहाँ पहुंच गया। एक्चुअली मॉर्निंग में आप लोगों को जो पैलेस्तीन और सीरिया वाला, जो पैलेस्तीन और जो इजराइल वाला इशू पढ़ाया था वहां पर, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जेरूसलम दिमाग में घूम रहा था, तो वहीं से एकदम निकल गया मुझसे, ठीक है। कई बार दिमाग कई जगह घूमता रहता है, इसलिए दिमाग को शांत रखना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें जो 8 अगस्त के बारे में, तो 8 अगस्त को 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पास्ट में पूछा गया है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी आप लोगों को दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर ये क्या है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो आसियान को इस्टेब्लिश करने का डिक्लेरेशन था यहाँ पर। स्टार्टिंग में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड
ये कंट्री थी जो कि इसकी फाउंडिंग मेंबर मानी जाती है। आगे चल के ब्रुनेई 1984 में जुड़ गया, वियतनाम और लाओस जो यहां पर ये आगे जुड़ गए, फिर वियतनाम 1985 में, लाओस म्यांमार 1997 में और 1999 में कंबोडिया। तो लास्ट मेंबर आसियान मेंबर के अंदर जुड़ा था 1999 में कंबोडिया। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तब से यहां पर ये 10 मेंबर है, तब से कोई नया मेंबर ऐड नहीं हुआ है। अब न्यूज को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी, उनकी अभी यहां पर वार्ता देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहां पर उनके साथ में जब मीटिंग हुई तो कई चीजों को रिव्यू किया गया। तो आसियान इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजी होती है बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड, यहां पर बात की जाती है, मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, एक दूसरे के साथ में लोगों का कैसा कॉन्टैक्ट रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर टूरिस्ट के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में सेम पैटर्न पर आ रहे हैं, तो लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़ता है, जो कि हर एक कंट्री के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो आसियान इंडिया जो प्लान है यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है, आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, ये 2016 से लेकर 2020 तक उसके भी इंप्लीमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको भी यहां पर चेक किया गया इस मीटिंग में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन की जो बात की जा रही है 2021 से लेकर 2025 तक का इसको अब अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर जो दोनों काम करेंगे, ये यहां पर ट्रेड के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है उसको भी आगे अच्छे लेवल पर बढ़ाएंगे यहां पर। तो ये मेंबर है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो मेंबर थोड़ा सा एक बार आइडिया रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मैप के साथ में आप लोग देखेगा कि हाँ भैया यहां पर म्यांमार हो गया जो कि हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है, थोड़ा सा इधर आप लोग जाओगे तो यहां पर लाओस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रखेगा, क्योंकि लाओस के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एक लैंडलॉक कंट्री का नाम बताइए, और मैप बेस्ड क्वेश्चन था यहां पर। ये पास्ट में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहां पर कई सारी कंट्री के नाम आप लोगों को दे दिए और उसमें लैंडलॉक कंट्री का नाम पूछा गया। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। लाओस जो है यहां पर ये लैंडलॉक कंट्री है, बाकी कंबोडिया ना भी, कंबोडिया लैंडलॉक नहीं है, म्यांमार लैंडलॉक नहीं है, और थाईलैंड लैंडलॉक नहीं है। तो ये 4 कंट्री के नाम दिए थे। तो लाओस है यहां पर लैंडलॉक कंट्री, जो कि चारों साइड से ये लैंड से घिरी हुई है, पानी से कनेक्ट नहीं है इसका बॉर्डर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। बात की जा रही है IRAD ऐप के बारे में। पहले तो IRAD की फुल फॉर्म पता आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके बारे में समझ पाएंगे, वरना आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा किससे रिलेटेड है। यहां पर यहां पर बात की जा रही है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनके डेटाबेस और प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू। 2 दिन की ओरिएंटेशन एंड ट्रेडिंग प्रोग्राम देखने को मिला। एक तरीके से बोल सकते हैं कि लोगों को इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई, ताकि यहां पता चल सके कि ऐसा कोई ऐप है। ऐप जो है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा जो यहां पर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, उसमें वहां पर इसको अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे फर्स्ट जो इसका एक तरीके से बोलिए कि इंप्लीमेंट करने का जो एरिया है, ये यहां पर 6 स्टेट में देखने को मिलेगा, 6 राज्य के अंदर में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ये 6 राज्य हैं जिसमें इसको स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके बाद में फिर आगे चीजों को देखा जाएगा। तो फर्स्ट जो इंस्टेंस है यहां पर एक तरीके से 6 राज्य में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। IIT मद्रास और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस जो है, इनके द्वारा इसको बेसिकली फॉरवर्ड किया गया, इनके द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट यहां पर जो इनेबल स्टेक होल्डर है, यहां पर पुलिस रहेगी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेक्टर रहेगा, ये सारे मिलकर काम करेंगे, जो कि बेसिकली देखेंगे क्या क्या प्रोग्राम हो रही है, ठीक है। फोन के थ्रू कनेक्ट रहेंगे, तो कलेक्ट किया जाएगा एक्सीडेंट का जो डेटा होता है, और फिर यहां पर उसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरीके से ये जो होगा यहां पर ये कस्टमाइज इंटीग्रेटेड जो बेसिकली सर्विस यहां पर प्रोवाइड करवाएगा कनेक्टेड स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ में। तो उस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। देखिए हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि हर साल 5 लाख लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो ये काफी बड़ी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको कैसे डिक्रीज करना है, इसके ऊपर बेसिक यहां पर फोकस रहने वाला है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका हल्का सा आइडिया रखेगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की साइड से। तो यहां पर आज के डेट में जो मिनिस्टर हैं ये हरदीप सिंह पुरी साहब इसके मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि ऐसी सिटीज बनानी है जो कि क्लाइमेट के चलते यहाँ पर चीजों को झेल सकें, ठीक है। इसी के साथ में स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव यह है कि क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके हिसाब की प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये बेसिकली फोकस यहाँ पर चलने वाला है। तो इसके चलते यहाँ पर जो क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच लेकर चली जाएगी और उसी के बेस पर डेवलपमेंट करने के लिए 28 इंडिकेटर को यहाँ पर 5
5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके चलते फोकस किया जाएगा एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, एनर्जी प्रॉपर वे में चलती रहे और ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, शहरी डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, ग्रीन कवर और बायोडायवर्सिटी पर फोकस किया जाएगा, मोबिलिटी यानी कि गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसानी से, एयर क्वालिटी भी मेंटेन रखना, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। यहां पर वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है और वेस्ट मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। जब हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया, तो बेसिक फंडा उसका यह था कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो है वो स्वच्छता की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा एक इश्यू था यहां पर था उस टाइम पर, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहां पर बातें की जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। तो ये एक फोकस एरिया है, कैसे हम लोग अपनी सिटीज को अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कनेक्टेड ये न्यूज है। नेक्स्ट मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी यहां पर FCRA के बारे में, जिसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है यहां पर, अगर बाहर से कोई हमारी कंट्री में किसी तरीके का फंड आता है उसको रेगुलेट किया जाता है, जो कि NGO वगैरह को दिया जाता है, अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काम करती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और याद रखेगा, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि सर क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई NGO चला सकता है। तो देखिए ये बेसिकली यहाँ पर आप लोग जब गवर्नमेंट ऑफिशियल पे रहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि एक गवर्नमेंट की जॉब आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं उस NGO के लिए। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये सारी चीजें अलाउ नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो मुझे जितना पता है इसके बारे में। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर डिटेल में आप लोग पढ़ोगे तो कोई इनडायरेक्ट वे में अगर कोई कनेक्शन है तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी मैंने देखे हैं नॉर्मली रिटायरमेंट होने के बाद ही यहाँ पर इन सब चीजों में एक तरीके से अपना टाइम देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आप लोग खुद ही एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पर बिजी रहते होंगे, तो वो भी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो नॉर्मली यही रहता है कि एक अपनी पोस्ट का गलत उपयोग न करे अपने फेवर के लिए। 1984 में यहां पर यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ग्रांट किया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन टू द गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। ठीक है, और गोल्डन टेंपल के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं अमृतसर के अंदर में। तो यहां पर फॉरेन जो फंड है यहां पर रिसीव करने की स्टार्टिंग जो हुई 1984 से देखने को मिली। बेसिक रीजन क्या था आप लोगों को पता है कि यहां पर गुरुद्वारा के अंदर 24 घंटे आप लोग यहां पर लंगर की फैसिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके चलते जो भी इंसान जाए वो कभी भूखा पेट वहां से नहीं आते हैं। तो लंगर जो होता है बेसिकली पब्लिक को खाना खिलाया जाता है, तो उसके चलते वो फ्री में तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं से कोई फंड लाना पड़ेगा। तो लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से अपना जो फंड यहाँ पर जो भी उनको लगता है सुटेबल एक डोनेशन के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। 5 साल के लिए यहाँ पर ये इशू किया जाता है, उसके बाद में फिर आगे इसको बढ़ाया जाता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो कोई एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर रहती है यहाँ पर सोसाइटी के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर इनका काम किया जाता है, जो कि रिक्वायर होता है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग फॉरेन से फंड जो है वो रिसीव यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो जो एसोसिएशन है फिलहाल जो इसके साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, ये सचखंड श्री हरमिंदर साहिब, इसी के साथ में श्री दरबार साहिब, जिनको पॉपुलरली यहाँ पर गोल्डन टेंपल 1925 के द्वारा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। ये एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं यहाँ पर ऑफर करते हैं फी एक तरीके से लंगर के लिए, जो कि पब्लिक के लिए या फिर जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए राउंड द क्लॉक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि पूर्व या फिर नीडी को यहाँ पर खाना प्रोवाइड कराया जा सके। करंटली जो इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है SGPC के नाम से जिसको जानते हैं, ये कंट्रोल की जाती है यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये खबर आ रही है, इसके बारे में आप लोगों से खासकर प्रीलिम्स वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में। इसके द्वारा यहाँ पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 प्रस्तुत की गई। तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि 68% ग्लोबल वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है 1970 से लेकर 2016 तक का ये रिड्यूस हो चुकी है। यानी कि जैसी इंसान की जो हरकतें चल रही है, ह्यूमन जो एक्टिविटी है, उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है कि ओशियन जो है वो पॉल्यूटेड देखने को मिलते हैं। समुद्र के अंदर कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी कि ऑयल के टैंकर फट गए वहां पर, तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो 85% के करीब जो एरिया है आज के डेट में वेटलैंड का, वो लॉस होता जा रहा है। वहां पर कोई ना कोई रोड या फिर बिल्डिंग वगैरह बना दी गई है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लैंड यूज चेंज होता हुआ जा रहा है। आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एग्रीकल्चर लैंड थी कहीं ना कहीं उसको भी आज के डेट में मॉडिफाइड किया जा रहा है अलग अलग चीजें बनाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। मेगा डाइवर्स जो कंट्री थी जिसमें 45,000 करीब के करीब स्पीसीज देखने को मिलती थी, ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया
ऑलरेडी यहां पर लॉस्ट कर चुके हैं 6 प्लैनेट स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट एरिया में पहुंच चुकी हैं IUCN की लिस्ट के हिसाब से। यानी कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो लॉस अभी देखने को मिला है, ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिला है, जो कि यहां पर ये इंडेक्स बताता है। और लैटिन अमेरिका में यहां पर अलार्मिंग कंडीशन है, 94% के करीब जो चीजें पहुंच चुकी हैं। आप लोग समझ रहे हैं आज के डेट में रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा ब्राजील में जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां पर आग देखने को मिली, दुनिया भर के जो जीव जंतु थे वहां पर वो मारे गए। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली। इवन यहां पर अभी कुछ दिनों पहले एक जो पिक्चर वायरल हो रही थी वो ये वायरल हो रही थी कि नेचर को तुम लोगों ने बर्बाद किया है, बहुत सारे जानवरों की जान गई है, उसी के चलते अब नेचर अपना बदला ले रही है कोरोना वायरस की फॉर्म में। यानी कि अब वो आप लोगों को सिखा रही है कि जब नेचर अपने पे आती है तो क्या क्या हरकतें होती हैं। तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इंसानों को या तो सुधर जाओ वरना सुधार दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रियलिटी भी है। अगर हम लोग हद से ज्यादा कोई भी हरकतें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो इंसान को हमेशा अपनी लिमिट में रहकर ही काम करना चाहिए। तो इस तरीके से जरूरी है कि वो हरकतें जो हैं वो एक पैटर्न में चलती रहें, यानी कि इससे ज्यादा चीजें न हो, वरना फिर क्या होता है, फिर आप लोगों के सामने यहां पर रिजल्ट है। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्विज देखते हैं, क्विज का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था, थीम वगैरह और स्लोगन वगैरह भी जाना था। इसी के साथ में हम लोगों ने मेथेनॉल के बारे में कुछ न्यूज जानी थी और एक केमिकल जो फैक्ट्री है उसके बारे में समझा। स्वामी अग्निवेश साहब के बारे में जाना, कैसी पर्सनैलिटी थी, क्या क्या चीजें थी वो समझा। आसियान कंट्री, आसियान इंडिया के रिलेशन और इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट के बारे में जाना और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इससे रिलेटेड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं चीजों को सुधारने के लिए, वो सारी चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने FCRA के बारे में थोड़ा सा जाना और इसी के साथ में गुरुद्वारा के जो बेसिकली जो डोनेशन आता है उसके बारे में कुछ बातें जानी। इसी के साथ में एक रिपोर्ट के बारे में जानने को मिला जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड बन जाते हैं। अब आपके सामने क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने न्यूज को सुना है। सबसे पहले जो बात की जा रही है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। थीम क्या है यहाँ पर? इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है बेसिकली इसके बारे में कितना डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो डे है बेसिकली ये डे आप लोगों को कल डिस्कस करूंगा क्योंकि ये डे जो है ये 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बात की जा रही है यहां पर जो बेसिकली एक PSU के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है उसके द्वारा मेथेनॉल प्लांट की बात की जा रही है ट्रोम्बे मुंबई के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है चेयरपर्सन जो यूनाइटेड नेशन वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड के रह चुके हैं, कंटेम्परेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी के भी रह चुके हैं यहाँ पर 1994 से लेकर 2004 तक। इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो इनका नाम क्या था? डॉक्टर जयशंकर साहब के द्वारा कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर आसियान की इंडिया मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है उसको चेयर किया, ये बताइए। IRAD इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली अभी इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है? हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा बात की जा रही है CSCAF। तो ये क्या है जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में बात किया जो कि यहां पर बात की जा रही है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। कितने प्रतिशत तक जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये यहां पर फिलहाल अभी रिड्यूस हो गई है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसका आंसर आप लोगों को देना है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कल फिर इनका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये क्विज है, उसका रिवीजन क्विज बोल सकते हैं। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका आंसर आप लोगों के सामने। डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसका स्लोगन क्या है ये आप लोगों को बताना था। मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। 2 गेम के बारे में इन्फॉर्म किया गया राज्यसभा के बारे में अंदर, तो दोनों गेम का नाम बताना है। एक किताब उसके बारे में बात की थी, 1 सेकेंड, अच्छा किताब के बारे में तो यहां पर है। ठीक है, यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर वीनस प्लैनेट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो यहां पर एक गैस का नाम बताना था और ये जो गैस है इस गैस का फॉर्मूला आप लोगों को बताना था जो कि रिसेंटली अभी वीनस पे पाई गई है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि वीनस पर लाइफ पॉसिबल है। जापान की कौन सी पर्सनैलिटी जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इसके बारे में बात की थी। इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल के बारे में बात की थी। इस किताब का नाम आप लोगों को बताना है। और भी एक नाम है किसके द्वारा लिखी गई थी और इस किताब को आगे चलकर यहां पर बैन कर दिया गया था कौन से ईयर में और यहां पर कौन सी लैंग्वेज में किताब लिखी गई थी जो कि काफी इंपोर्टेंट थी। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 के बारे में बात की थी। किसके द्वारा किसको रिप्लेस कर यहां पर ये बिल आ रहा है जिसके चलते यहां पर कमीशन बनाया जा रहा है। इसी के साथ में लोकसभा में एक कमेटी के बारे में बात की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो आप लोगों को ये बताना है इस कमेटी को कौन चेयर कर रहा था जो कि हमारी कंट्री की कल्चर के बारे में चेक करेगी, कल्चर कैसी है हमारी कंट्री, कहां से इवॉल्व हुई है।
आंसर देख लेते हैं कि कर कर। ओजोन फॉर लाइफ ये था यहाँ पर स्लोगन। कबड्डी और खो खो था यहाँ पर गेम। इसी के साथ में फोस्फीन गैस के बारे में बात की जा रही थी, PH3 जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हो। नेक्स्ट यहाँ पर योशिहिदे सुगा, ये नए यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जापान के। स्वराज हिंद और इंडियन होम रूल लीग के बारे में बात की थी। महात्मा गांधी जी की किताब है, 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी गुजराती लैंग्वेज में, और 1910 में इसको बैन कर दिया गया था राजद्रोह या फिर बगावत का नाम लेकर। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिप्लेस करके ये यहां पर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 लाया जा रहा है। लोकसभा के बारे में बात की थी तो KN दीक्षित साहब जो हैं ये यहां पर चेयरमैन है, जो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी से कनेक्टेड भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री कल्चर के बारे में बात करेंगे। ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। सारी PDF इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।